Syrian rebel forces have now taken over Hama. That is the second major city they've captured since launching a surprise offensive last week. Forcing President Bashar al-Assad to flee. Now, Israel has confirmed it attacked suspected chemical weapons and missile sites in Syria on Sunday. But Israel, which borders Syria, it has deployed additional forces to the occupied Golan Heights area. सीरिया, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के आगाज़ से जुड़ी हुई है, एंशिएंट एम्पायर से लेकर मॉडर्न वॉरफेयर तक, इस कंट्री ने सब कुछ देखा है। आज हम बात करेंगे सीरिया के जर्नी, उसके ओरिजिन से लेकर इस्लामिक राइज तक, और बशर अल असद से लेकर रेबल्स ग्रुप के कंट्री को कैप्चर करने तक, और कैसे अब इसराइल इस पूरी सिचुएशन को अपने फ़ायदे के लिए रीशेप कर सकता है। सीरिया की शुरुआत हज़ारों साल पहले हुई, जब ये फर्टाइल क्रिसेंट का हिस्सा था। डेमेस्कस और अलेप्पो जैसे सिटीज़ अकेडियंस, बेबीलोनियंस और असीरियंस की एम्पायर का हिस्सा थे और इन सब की इकोनॉमी के हब्स थे। बाद में ये कंट्री रोमन और बाइजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा बनी और इस पूरे रीजन में ट्रेड और कल्चर का सेंटर रहा। फिर 7th सेंचुरी में सीरिया इस्लामिक कैलिफेट का सेंटर बना, जहाँ डेमेस्कस उमायड्स का कैपिटल था। ये गोल्डन एज थी जो प्रॉस्पेरिटी और इनोवेशन लेकर आई। लेकिन ऑटोमन एम्पायर्स के दौर में सीरिया उनका एक अहम हिस्सा बन गया, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ख़त्म हुआ। ऑटोमन एम्पायर्स के गिरने के बाद सीरिया फ्रेंच मैंडेट के नीचे आ गया। लेकिन इस टाइम में सीरिया में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मूवमेंट चली और 1946 में ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद ही सीरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसे अथॉरिटेरियन रेजीम्स ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1971 में असद फैमिली ने पावर अपने हाथ में ली और कंट्री पर सख्ती से रूल किया। बशर अल असद के दौर में सीरिया मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का एक अहम हिस्सा बन गया। ईरान के साथ अलायंसेस और इसराइल के अगेंस्ट अपोजिशन की वजह से ये कंट्री बहुत ज़्यादा फेमस रही। अब उसी टाइम पे मिडल ईस्ट में अरब स्प्रिंग आया था, जिसमें लोग डिक्टेटरशिप को हटाकर डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे। 2011 में अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट सीरिया तक भी पहुंच गए। बशर अल असद के अथॉरिटेरियन रजीम के खिलाफ शुरू होने वाले प्रोटेस्ट जल्द ही सिविल वॉर में बदल गए, जिसमें इंटरनेशनल पावर्स, USA, रशिया और यहाँ तक के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जैसे कि ISIS तक भी इसमें शामिल हो गए। अब इतने सालों की सिविल वॉर के बाद रिसेंटली बशर अल असद की गवर्नमेंट गिर गई है और सीरिया एक फ्रैक्चर स्टेट बन चुका है। अब ये डिफरेंट रेबल फैक्शंस के अंडर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई असर नहीं रहा। अब बशर अल असद के गिरने के बाद इसराइल ने सीरिया में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सीरिया ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है या इसराइल के ज़्यादा एम्बिशियस प्लान्स हैं? ग्रेटर इसराइल का आइडिया, जिसमें ज़्यादा टेरिटरीज का एक्सपेंशन शामिल है, एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सीरिया की अनस्टेबल सिचुएशन को इसराइल अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर इसराइल ने सीरिया में कंटिन्यूस इंटरवेंशन जारी रखी तो जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ईरान और हिजबुल्लाह तो रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। टर्की भी अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए नॉर्दर्न सीरिया में अटैक करेगा, और जब ये सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी पावर दिखाएंगी तो रशिया और USA भी अपना रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान तो बढ़ेगा, जो सीरियन पॉपुलेशन के लिए एक और ट्रेजेडी बनेगा। देखिए, सीरिया का जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टेन है। कंट्री में सेंट्रल अथॉरिटी का ना होना और राइवल ग्रुप्स का कंट्रोल सीरिया और मिडल ईस्ट के लिए एक नया चैलेंज हो सकता है। इसराइल के लिए सवाल ये है, क्या वो इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है बिना किसी बड़े वॉर के? क्या सीरिया का कोलैप्स मिडल ईस्ट में नए कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगा? देखें, अगर हम सीरिया की हिस्ट्री को थोड़ा सा स्टडी करें तो हम एक चीज़ सीखते हैं कि कैसे पास्ट का असर आज और कल पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे इसराइल एक्सपेंशन करे या सिर्फ डिफेंड करे। मिडल ईस्ट की कहानी अभी बाकी है। अगर आप इसराइल और ईरान की कॉन्टिन्यूस वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं।